ठीक। तो भारत के मध्यवर्ती भारत के बहुत सारे पठार हैं, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार की संख्या देखें तो जैसे एक हम पहले ही देखते हैं अरावली पर्वत के बाद में ही अरावली पर्वत के पूर्व में मालवा का पठार है। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, ये मालवा का पठार। ऐसे 4 पठार तो आप यहां पढ़ने को मिलते ही है कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। ये पठार किस में देख रहे हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय पठार में हम स्थित पठारों के नाम देख रहे हैं, जिनमें मालवा, मध्य भारत, फिर उसके बाद में आगा आपका बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड से लगा छोटा नागपुर का पठार, फिर उसके बाद में आपका मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, इसके बाद में दंडकारण्य का पठार। आप लोग लिखते चलिए 9। और अगला क्या है? दंडकारण्य के बाद में हम देखते हैं तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। देखो इतने पठार आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं? ये सब पठार आपके इस प्रायद्वीपीय भारत में मिल रहे हैं, कोई प्रायद्वीपीय भारत से बाहर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इनकी एक संरचना आकृति देखते हैं कि कहां कहां इनका विस्तार है, तो आपको जैसे कि पता ही है कि इस वाले भाग को हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ओके, ये जो है वो क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। और इस प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला हिस्सा आपको मैंने पहले भी बताया, क्या नाम से जाना जाता है? अरावली के नाम से, अरावली पर्वत के नाम से। और इस अरावली पर्वत के पास में स्थित कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और जो मालवा का पठार है ये दक्कन ट्रेप की, यानी कि आप कह सकते हैं दक्कन ट्रेप की चट्टानों से, अर्थात ज्वालामुखी लावा, वो भी कौन से ज्वालामुखी लावा? दरारी ज्वालामुखी लावा से इसका निर्माण हुआ है। काली मिट्टी की यहाँ प्रचुर मात्रा है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है ये पठार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा मालवा का पठार। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी तो आपको मैंने बताया था सिगार की चोटी है, और सिगार की 881 मीटर, 881 मीटर। तो ये जो मालवा का पठार है ये दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी लावा, दरारी ज्वालामुखी लावा। तो यहां पर जो चट्टाने हैं आपकी आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान का कौन सा रूप? बेसाल्ट, जो धरातल पर आकर लावा के जमने से बनती है। अब ये बेसाल्ट चट्टान टूट जाती हैं, जिसके कारण बहुत समय बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी की प्रचुर मात्रा है? तो काली मिट्टी। और ये बहुत ही उपजाऊ, अत्यंत उपजाऊ मैदान है, पठार है, और यहीं से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। यानी कि मालवा के पठार में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, जैसे कि चंबल, छिप्रा, माही, बेतवा, है ना, ये सारी काली सिंध, ये सभी नदियों का उद्गम कहां से होता है? आपके मालवा के पठार से होता है। ठीक है, इसके उत्तर में ही स्थित क्या है? एक पठार है जिसको हम क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार, जो आपके भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर वाले क्षेत्र में विस्तृत वाला जो पठार है, और राजस्थान वाली की उच्च भूमि वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में आपका मध्य भारत का पठार। इसी के पड़ोस में स्थित पठार का नाम आपको पता है कि बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। आपको पता है कि बुंदेलखंड ये
शौर्य गाथाओं से है। और यहीं पर बुंदेलखंड में आपका जिजाग भुक्ति अर्थात खजुराहो वाला क्षेत्र जो चंदेल शासकों की राजधानी था, यही वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई यहीं से आती है। तो बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार भी यहाँ पर बहुत फेमस है। और इसके एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है क्या, कि इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है बेटा। बुंदेलखंड के पठार की ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो आपको बताना सिद्ध बाबा की चोटी है जो 1172 मीटर ऊंची है। तो यहां से एक प्रश्न आपका पूछा जाए। फिर इसी के पास में एक पठार जिसको हम क्या कह रहे हैं, बघेल खंड का पठार। ठीक है, तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्व में और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार की ऊंची चोटी हम कह सकते हैं कि अमरकंटक की चोटी है। यहीं से 3 नदियों का उद्गम होता है जो पश्चिम में आपकी किस नाम से बहती हैं, तो पश्चिम में आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के नाम से बहती हैं। फिर उत्तर में, उत्तर पूर्व में आपकी सोन नदी के नाम से बहती हैं। और यहीं पर एक जोहिला के नाम से भी बहती है और महानदी के नाम से ये जाकर आगे गिरती है। ये नदी का नाम है महानदी, इसका नाम है नर्मदा, यहां पर है सोन और यहां पर है जोहिला। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों को। तो नर्मदा, महानदी, जोहिला, सोन, ये सब कहां से आ रही बेटा, बघेलखंड के पठार से आ रही है, जो छत्तीसगढ़ वाले राज्य में या मध्य प्रदेश के, या क्या मध्य प्रदेश के 60% हिस्से में स्थित है, तो उस वाले पठार से ये निकल रही है। ठीक, इस नर्मदा नदी अर्थात ये हमें तो पता ही है, आपको बताया भी था कि नर्मदा नदी के उत्तर वाले भाग में आपका एक पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है बेटा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और इसके नीचे एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम भी आपको पता ही है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना। तो नर्मदा नदी किस 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, तो एक का नाम आपको पता है कि इसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी और नीचे वाले का नाम। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव श्रेणी से क्या निकलती है भैया, ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। क्यों भैया, क्योंकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक पठार है, उसका नाम क्या है, दक्कन का पठार। ठीक है, तो यहां से भी एक प्रश्न आ गया कि दक्कन का पठार जो है वो कहां है, तो ताप्ती नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र। यह पठार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका वाले क्षेत्रों में विस्तृत है। काली मिट्टी से बना हुआ है यह भी पठार। दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ, वो भी कौन से, दरारी ज्वालामुखी लावा से हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी भी मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, कलसुबाई की चोटी। और ये जो दक्कन का पठार है, एक पठार में एक पहाड़ी स्थित है, इस पहाड़ी का नाम है अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी, जो अजंता की पहाड़ी केवल एक ही राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में स्थित है। और हमने इसकी चोटी भी बताई, क्या नाम बताया बेटा, कलसुबाई की चोटी। अब देखिए कि दक्कन के पठार उपजाऊ होगा, काली मिट्टी से होगा, क्योंकि काली मिट्टी की यहाँ अधिकता होगी। तो यहाँ काजू का, मूंगफली का या अंगूर जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, इसी क्षेत्र से होता है। नासिक वाले क्षेत्र से अंगूर, इनका उत्पादन होता है। नागपुर से संतरा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दक्कन का पठार। इसी दक्कन के पठार का एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है, जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, उसका नाम क्या है, दंड कारण्य का पठार। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई डाउट हो पूछ लेना। तो दंड कारण्य का पठार, इस दंड कारण्य के पठार की एक विशेषता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कहां, तो ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के सेंटर में है, मतलब लास्ट में यहां पर इस वाले इसमें। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर जो जिला है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है और भी बहुत सारे जिले हैं, तो वहां से टिन का उत्पादन किया जाता है। मतलब ये टिन के भंडार है यहाँ पर। और सर्वाधिक टिन का उत्पादन भारत में यदि हम कहां से करते हैं, तो हम भारत में दक्कन दंड कारण्य के पठार से।
और दंडकारण्य के पठार के बारे में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर दंडक वन के नाम से जैसे रामायण में इनका वर्णन किया गया है। राजा राम के समय की बात है, दशरथ के समकालीन दंडक यहाँ पर राजा हुआ करता था, इक्ष्वाकु वंश के शासकों का यहाँ पर शासन था, है ना। और राजा राम द्वारा इससे राम पथ गमन जो देखा जाता है या ये कहे कि दंडक वन में श्री राम की जो श्रीलंका मतलब दक्षिण जाने की यात्रा का वर्णन। तो दंडकारण्य का पठार क्या उत्पादन हो, यहां से हमसे क्या पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टीम का उत्पादन। ठीक, अब आपको पता है कि नक्सलवादी लोग जो है, नक्सलवादी लोग जो कहां पर है, तो बेटा सबसे ज्यादा सेंटर जो है नक्सलवादियों का यही है। नक्सलवादी लोग जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पर बहुत घना जंगल है, उस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न ये भी बन जाएगा। अब यहां तक कि हम पहुंच गए, दो पठार को इधर देखेंगे। फिर अभी क्या है, यहीं पर एक तेलंगाना का पठार हमने पढ़ा कि तेलंगाना का जो पठार है ये कहां पर स्थित है, तो दक्कन के पठार के दक्षिण में, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य में स्थित है, जो कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना हुआ। इस तेलंगाना के पठार को गोदावरी नदी दो भागों में बांटती है, जो मैंने आपको बताया। ऊपर वाले भाग को हमने क्या नाम दिया, ऊपर वाले तेलंगाना के पठार को हमने नाम दिया कि गोदावरी नदी जो है ये गोदावरी है, और गोदावरी नदी ऊपर वाले भाग को क्या कह रही है, तेलंगाना का पठार भी कह रही है, और नीचे वाली को रायल सीमा का पठार भी कह रहे हैं। तो ये दो भागों में यहाँ पर बांटा जा रहा है ना। तेलंगाना का पठार जो है ये उच्च भूमि वाला भाग है, और जबकि रायलसीमा का पठार जो है ये कैसा है, समतल क्षेत्रीय मैदान है। उसके बाद में एक पठार जो बताया मैंने, क्या नाम है उसका, कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक के पठार को हम कौन से नाम से जानते हैं, अन्य नाम से मैसूर के पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये मैसूर का पठार यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो मैसूर का पठार है, उत्तरी भाग पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी भाग को हमने बताया कि मैसूर का पठार है, और इसमें बाबा बुदान की पहाड़ी है, बाबा बुदान की पहाड़ी है। इससे लोहा अयस्क का उत्पादन भी हो रहा है, लोहा अयस्क। और अगर देखा जाए तो बाबा बुदान की पहाड़ियों पर कॉफी का उत्पादन भी होता है। जो लोहा अयस्क का उत्पादन होता है वो कुद्रेमुख की खान से होता है। किस खान से, कुद्रेमुख की खान से होता है। और जो कुद्रेमुख की खान है ये यहां से कहां को जाती है, ईरान को जाती है। तो यहाँ इस खदान से निकाला गया लोह अयस्क, कुद्रेमुख की खान से निकाला गया लोह अयस्क कहां को जाता है बेटा, ईरान को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, निर्यात करते हैं, हमारा जो पड़ोसी है उसे। ठीक है, अब यहीं पर स्थित मैंने आपको बताया कि एक और इंपॉर्टेंट है कोलार हट्टी, और इस कोलार हट्टी से सोने का उत्पादन किया जाता है। किसका, ये खान है, सोने की खान है, इस खान से सोना का उत्पादन किया जाता है। अब इस क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानें कौन सी हैं, तो भैया उसको आपको भूलना नहीं है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये द्वितीय क्रम की चट्टानें होती है, मतलब द्वितीय मतलब जैसे कि अरावली पर्वत जो है कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से बना है। कैम्ब्रियन यानी कि आर्कियन युग की चट्टान, यहाँ पर आर्कियन युग की चट्टान है। कौन सी चट्टान है, आर्कियन युग की चट्टान। जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसके बाद आई हैं, और ये किस किस राज्य में है, तो कर्नाटक में ही है। धारवाड़, शिमोगा, बेल्लारी नाम के जिले हैं, वहां पर स्थित है कौन सी चट्टानें, आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान, जो खनिज संपदा से संपन्न है। अब बचे कितने पठार बेटा, दो पठार बचे है ना, जिसके बारे में यहाँ पर है कि इस वाले पठार को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर का, जो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि छोटा नागपुर का पठार है, और इसका पूर्वी हिस्सा जो है वो क्या कहला रहा है बेटा, पूर्वी हिस्सा इसका राजमहल की पहाड़ी कहला रहा है। ओके, और यहां पर क्या बताया, यहां पर मेघालय का पठार, और इनके बीच में लास्ट में कक्षा मैंने अभी आपको बता भी दिया था इसके बारे में कि छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के पठार में कौन सा गैप आ रहा है बेटा, तो मालदा गैप आ रहा है। और ये मालदा गैप किनके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा। देखिए आपको पता है कि गंगा में सोन मिल रही है
है ना, पटना में सोन मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये दोनों ये नदियों के बहाव के कारण राजमहल की पहाड़ी और मेघालय का पठार क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमने 3 चोटियां देख ली थी, नाम बता दीजिए क्या है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी है। और खासी नाम की जो खास है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मासीम राम है, और मासीम राम पर सर्वाधिक क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर हो रही। तो ये जो मैंने प्रायद्वीपीय पठार बताया, तो इस प्रायद्वीपीय पठार में अभी यहाँ पर अब क्या है कि इस मैसूर के पठार का दक्षिणी सीमा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी से लगती है, और नीलगिरी ब्लू माउंटेन जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, इसका मिलन बिंदु आपका क्या है, नीलगिरी का पहाड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इस नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची है, जो दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की चोटी। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न है। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि भारत की दक्षिणी भाग मतलब प्रायद्वीपीय पठार में स्थित पठारों के बारे में बताया, जो लगभग 10 पठार हैं जो मैंने आपको बता दिए, जो मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य, दक्कन, कर्नाटका, तेलंगाना, ये जो पठार है ये सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो, पूछ लो। ठीक, पठार की परिभाषा क्या होगी? देखो 3-4 चीजें होती हैं। अगर हम पर्वत की बात करें, पठार की बात करें, मैदान की बात करें, ठीक है, और पहाड़ी की बात करें। ठीक, तो पर्वत क्या होते हैं, वे उचावट, यानी कि वे उचावट जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो। दूसरा, वे पहाड़ी, वे उचावट वही सेम जिनकी आकृति पर्वत के समान हो लेकिन ऊंचाई क्या हो, 1000 से। पठारी भाग वह भाग होता है जो पर्वत के जैसा हो लेकिन उसका जो शिखर नहीं होता। ठीक है, पठारों का शिखर नहीं होता। एक ऊंचा तो होता है, वो धरातल से ऊंचा होता है, लेकिन कैसा कि जैसे कि ये धरातल है तो इससे वो ऐसा ऊंचा होगा, हाँ, ये वाला जो उसका शिखर है वो कैसा होगा, समतल होगा। कैसा होगा, समतल, सपाट होगा। ठीक है, जबकि पहाड़ियों का अगर हम देखें तो पहाड़ी ऐसी ऊंची होगी, है ना, और जिसकी ऊंचाई हमने बताई कितनी, 1000 से मीटर से कम हो। और मैदान तो आपको पता ही है, जिसका कोई भी प्लेन समतल, है ना, नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये है। और कोई प्रश्न नहीं है, बन गए? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक, प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, ओके, हो गया।